मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ। मित्रों, आप जानते हैं कि कल हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले दो टॉपिक, जैसा कि आप सब कल पूरी तरह से जानकारी में ले लिए होंगे कि निर्गुण और सगुण, इस विषय पर बातचीत हुई थी, जिसमें आप देखें कि एक के प्रवर्तक अगर नामदेव हैं, कबीर उसके बहुत बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान हुए, तो वैसे ही दूसरी तरफ देखेंगे कि तुलसी के साथ सूर का बहुत बड़ा सामंजस्य रहा। आज हम लोग इससे परे, इससे थोड़ा आगे बढ़ के और आज रीति काल पे बातचीत कर लेते हैं। रीति काल, इसका समय पिछली क्लासेस में चर्चा हो चुकी है। सन 1700 से लेकर सन 1900 का जो 200 वर्षों का काल रहा है, वो रीति काल का काल रहा है। रीति काल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रीति मतलब परंपरा। इन परंपराओं से ग्रस्त या घिरे हुए, पूरी तरह से पैक, जिसको हम कहते हैं बंद, परंपराओं से पैक्ड होकर, बंद होकर या परंपराओं में घिरकर चीज़ें समाहित हो रही हैं, ऐसे साहित्य को हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल का नामकरण अगर देखें तो बहुत लोगों ने अलंकार काल भी कहा, किसी ने श्रृंगार काल कह दिया, किसी ने इस काल को कला काल भी कह दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रीति काल का नाम दिया, जिसको कि पुष्ट कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत से विद्वानों ने, साहित्यकारों ने। तो इसके बाद आप देखेंगे कि कला काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो कहते हैं, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, उन्होंने कहा कि ये कला काल है, मतलब कलाओं से घिरा हुआ। और तब आप देखेंगे कि किसी ने कहा कि नहीं, ये अलंकार काल है। ये विनोद मिश्र जो बंधु हैं, दो बंधुओं से मिलकर के मिश्र बंधु, उन्होंने इसको कहा कि ये कला काल है, माने कलाओं से घिरा हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें कला प्रयोग किया गया है, जैसे अलंकारों का, तो रस का, छंद का प्रयोग है, और अलग अलग भांति भांति के अलंकार मौजूद हैं। श्रृंगार रस के राजा, रसों का जो राजा है श्रृंगार, उसका बहुत ज़्यादा समाविष्ट है। इसके कारण इसको कला काल से हटकर उन्होंने अलंकार काल का नाम दे दिया। इसी काल में आप देखेंगे कि इस काल में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि इसके प्रवर्तक हैं रीति काल के, लेकिन केशव को भी लोगों ने माना है कि केशव भी, बशर्ते कि केशव पर डिबेट हो सकता है, विवाद का विषय बन सकता है कि केशव भक्ति काल के रचनाकार हैं या रीति काल के, लेकिन आमतौर पे जब उनकी रचनाओं पर गौर करेंगे, जिस तरह से उन्होंने मंदोदरी का शारीरिक चित्रण किया, तो उससे लगता है कि नहीं, वो भक्ति काल के कवि ना होकर रीति काल के ही कवि हो सकते हैं। तो ये संधि का विषय है, ये भक्ति काल और रीति काल की संधि है, उस संधि पे खड़े हुए हैं केशव। तो इसी कारण से केशव की जो बातचीत है या साहित्यिक रचनाएँ हैं, उनकी कहीं न कहीं रीति काल को टच करती हुई है, भक्ति काल को छोड़ती हुई नजर आती है। तो इसीलिए इन दोनों की संधि है। यही कारण हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को इसका प्रवर्तक माना है। रीतिकाल में इस स्थिति में देखेंगे कि रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं, पहली लाइन लक्षण और दूसरी लाइन उदाहरण, ये दोनों लाइनों की खासियत होती है कि पहली बात जो की जाएगी कवियों के द्वारा, वो होगी कि उसका लक्षण दिया जाएगा, और दूसरा जो किया जाएगा वो उदाहरण दिया जाएगा। तो एक तो लक्षण हुआ और दूसरा उसका उदाहरण, ये दोनों से मिलकर रचनाएं समाहित होती हैं या निर्मित होती हैं। इसके कई बड़े अच्छे अच्छे रचनाकार हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि धनानंद शामिल हैं, इसमें ठाकुर शामिल हैं, इसमें आप देखेंगे कि देव शामिल हैं, इसमें गिरधर हैं, आलम हैं, वृंद हैं, बहुत बड़े बड़े रचनाकार इसके अंतर्गत आते हैं। बिहारी का नाम तो भूला नहीं जा सकता, क्योंकि एक पूरे प्रवर्तक है। कल हम इस पर बातचीत करेंगे कि तीन इसके कौन कौन बिंदु हैं और उसके कौन कौन अच्छे अच्छे रचनाकार हैं। अच्छे का मतलब, मेरा अच्छे कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि वो ख्याति प्राप्त, मैंने प्रसिद्धि किनको मिली है, तो उन प्रसिद्ध रचनाकारों पर कल बातचीत करेंगे और उसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी
तो देखेंगे हम सब कि ये कौन है और नहीं है। आज केवल हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि रीतिकाल मुख्य रूप से क्या है, इसमें कौन कौन से कवि हैं, इसके शुरुआती यानी प्रवर्तक किसे माना गया, रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, नामकरण को लेकर थोड़ी बातचीत एक झलक मैं दे रहा हूँ। इसके बाद तो ऐसे तो रीतिकाल में आप डॉक्टर नगेंद्र की एक किताब है रीतिकाल की भूमिका, इस किताब को या रीति काव्य करके एक किताब है उन्हीं की, तो इसको जब आप पढ़ लेंगे तो पूरी रीतिकाल कंफर्म है। रीति काव्य धारा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर नगेंद्र की किताब में मौजूद हैं, तो आप उसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो बातचीत है एक झलक है, शिक्षक मात्र एक झलक देता है, आईना दिखाता है, बाकी चलना और मार्ग प्रशस्त करना वो आपका दायित्व है, विद्यार्थियों का दायित्व है, विद्यार्थियों का फ़र्ज़ है कि वो शिक्षक जिस रास्ते में बढ़ा दिया, जिस रास्ते से आगे जाना है, उस रास्तों का ख्याल रखना, साफ़ सफाई करना, उसके बारे में रिसर्च करना, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, वो उसका दायित्व है और करना चाहिए। इसमें शिक्षक गाइड का काम करता है, वो आपको टॉर्च दिखाने का काम करता है कि अंधेरे में टॉर्च का काम शिक्षक का है, और टोटल जो कार्य है वो कुल मिलाकर उस मनुष्य को करना है, और गाइड का काम यानी टॉर्च का काम केवल शिक्षक करता रहता है, एक प्रकाश देने का काम करता है ताकि मार्ग प्रशस्त हो और चीज़ें समझ आए। रीतिकाल पर विशेष बातचीत हम लोग कल भी करेंगे। कल हम लोग रीतिकाल के जो 3 पैटर्न हैं उन तीनों पर, जिसे कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में 3 धाराएं चली, पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त और तीसरा रीतिसिद्ध। तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, इन तीनों पर बातचीत के लिए कल हम लोग मौजूद होंगे और इन्हीं पर बातचीत कल करेंगे। आज के लिए केवल इतना आप समझें कि इस काल को नाम किसने क्या दिया, इस काल को किसने कहा कि ये रीतिकाल नाम का विशेष है, किसने कहा कि रीतिकाल का मतलब क्या होता है, इसमें लक्षण उदाहरण क्या है, ये सारी बातें इसमें मौजूद हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जब भी कोई पंक्ति आप उठाते हैं तो उदाहरण लक्षण को स्पष्ट देख पाते हैं। श्रृंगार रस इसमें मौजूद बहुत ज़्यादा है, भाषा ब्रज में बात की जाती है, पूरी तरह से ब्रज की भाषा है, अवधि यहाँ गौण हो जाती है। आप देखेंगे कि रीतिकाल में अवधि, जो कि भक्तिकाल की सबसे प्रमुख भाषा के रूप में सामने आ रही थी, वो यहाँ पर रीतिकाल में ब्रज बिल्कुल प्रमुख होती है, मतलब कि सामने होती है, और अवधि गौण हो जाती है, यानी बैक सपोर्ट करती है। आप देखेंगे कि इसमें भक्तिकाल में भक्ति रस का बहुत प्रचुरता से प्रयोग किया गया, लेकिन रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। यहाँ राधा और कृष्ण भी, राधा और कृष्ण देवी और देवता नहीं रहे, बल्कि क्या बने, तो ये एक केवल नायक और नायिका के रूप में रह गए, और केवल इनका काम रहा नायक का कृष्ण का और नायिका राधिका का। ये दोनों कुल मिलाकर के दोनों नायक नायिका के रूप में यहाँ रचनाकारों ने इनका प्रयोग किया, न कि देवी देवता के रूप में। यही कारण है कि इस काल को बहुत से लोगों ने ठीक नहीं माना, बशर्ते कि ये विवाद का विषय है, डिबेट का विषय बन सकता है कि रीतिकाल सही है या गलत है। इस पर एक दिन बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन आज के लिए इतना ही कि रीतिकाल निश्चित रूप से थोड़ा कहा जाता है कि साहित्य के कालों में सबसे ब्लैक लिस्टेड है, मतलब कि ये काला काल के रूप में है। इसकी जो परिस्थितियां हैं वो धूमिल हैं। इतिहास में भी आप देखते हैं कि एक काल है जो स्पेशली ठीक नहीं माना गया, कहा गया कि ये काल ब्लैक लिस्टेड है, उसी तरह से इसका भी हुआ। लेकिन रीतिकाल की अपनी कुछ महत्ता है, जिस पर बातचीत हम लोग एक दिन करेंगे, विशेष बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।